आज से 10,000 साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल स्पेसशिप से इंसान जैसे दिखने वाले एलियंस का एक समूह पृथ्वी पर उतरता है। फिल्म में इन्हें इंजीनियर कहा गया है। उनमें से एक एलियन झरने के पास जाकर एक अजीब से दिखने वाले कटोरी जैसे बर्तन को उठाता है और उसमें मौजूद ब्लैक लिक्विड को पी लेता है। उस लिक्विड को पीने के कारण एलियन का शरीर गलने और फटने लगता है, यहाँ तक कि उसके शरीर के डीएनए तक टूट जाते हैं। फिर वह झरने में गिर जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट होते हुए पानी में घुलने लगता है। उस एलियन का डीएनए पानी से मिलकर एक नई डीएनए का निर्माण करता है और इस नए डीएनए से मानव जीवन की शुरुआत होती है। इस घटना के 10,000 साल बाद कहानी सन 2089 में आती है। वैज्ञानिकों की एक टीम स्कॉटलैंड में कुछ खोजबीन कर रही होती है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शॉ कर रहे हैं। खोजबीन में डॉक्टर शॉ को लगभग 35,000 साल से भी ज्यादा पुराना एक गुफा चित्र मिलता है, जिसमें इंसानों को एक विशाल प्राणी की पूजा करते दिखाया गया है और वह विशाल प्राणी एक तारामंडल की तरफ इशारा कर रहा है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि प्रोमीथियस नाम का एक शिप 17 लोगों के ग्रुप के साथ अपने सीक्रेट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है, जो पृथ्वी से 300 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। स्पेसशिप के अंदर डेविड नाम का एक क्रू मेंबर अपने दिनचर्या में लगा हुआ है। स्पेसशिप के बाकी सभी क्रू मेंबर्स नींद की अवस्था में हैं। अचानक स्पेसशिप को एक तेज झटका लगता है। यह इस बात का संकेत है कि स्पेसशिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है। डेविड को पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर नींद से पहले ही जाग चुकी है। वह डेविड से पूछती है कि वह सब कितने समय से नींद में थे। डेविड कहता है 2 साल 4 महीने 18 दिन 36 घंटे और 15 मिनट। फिर वह डेविड से बाकी लोगों को जगाने के लिए कहती है। सुपरवाइजर सभी को हॉल में इकट्ठा करती है और सभी को एक 3D हॉलोग्राम दिखाती है, जिसमें वेलेंट कॉरपोरेशन के फाउंडर मिस्टर पीटर वेलेंट प्रकट होते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने ही इस मिशन की नींव रखी थी। उन्होंने इस 3D हॉलोग्राम को 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था। फिर वह बताते हैं कि अगर वे सब इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और वह खुद यानी पीटर वेलेंट मर चुके हैं। इसके बाद वेलेंट सबको डेविड के बारे में बताता है कि दरअसल डेविड कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। फिर वो डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शॉ का सबसे परिचय करवाते हैं और वह उन दोनों को इस मिशन का इंचार्ज बनाकर उन्हें मिशन की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। फिर वह हॉलोग्राम से गायब हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शॉ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। डॉक्टर हॉलवे पृथ्वी पर हर जगह की गई पुरातत्व खुदाई की तस्वीरें दिखाता है। इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और सबसे हाल ही में स्कॉटलैंड में मिला 35,000 साल पुराना गुफा चित्र। वह बताता है कि यह सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं और हर सभ्यता के बीच सैकड़ों सालों का अंतर है। इनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं था, फिर भी उन्होंने एक जैसी तस्वीरें बनाई, एक जैसे चित्र बनाए, जिसमें एक विशाल प्राणी एक तारामंडल की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे ही चित्रलेख हर सभ्यता में देखे गए हैं और इन चित्रलेखों में जो तारामंडल दिखाया गया है उससे मेल खाने वाला एकमात्र तारामंडल जिस गैलेक्सी में मौजूद है, वह गैलेक्सी पृथ्वी से इतनी दूर है कि प्राचीन सभ्यताएं इसके बारे में कभी जान ही नहीं सकती थी। सरप्राइजली उस गैलेक्सी में एक सूरज भी है और उस सूरज का चक्कर एक प्लेनेट लगा रहा है जिसके 3 चांद हैं। उनमें से एक चांद पर जीवन बनाए रखने के लिए सक्षम वातावरण है, काफी कुछ हमारी धरती जैसा, और आज सुबह ही हम उस चांद पर पहुंच गए हैं। इसके आगे डॉक्टर शॉ बताती है कि चित्रलेख में जो विशाल प्राणी दिखाया गया है वह असल में एक एलियन है और उन्होंने ही हम इंसानों की रचना की है। एक तरह से वह हमारे इंजीनियर हैं जिन्होंने हमें बनाया, यानी इंसान बनाया। फिर प्रेजेंटेशन के बाद डेविड दोनों डॉक्टर्स को सुपरवाइजर के चेंबर में ले जाता है। सुपरवाइजर दोनों डॉक्टर्स से कहती है कि अगर उन्हें इस चांद पर एलियन जैसा कोई जीव मिला भी तो कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। डॉक्टर्स उनसे इसकी वजह पूछते हैं लेकिन वह उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। अगली सीन में डॉक्टर और डेविड बातें कर रहे होते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि उसने पिछले 2 सालों में कई प्राचीन भाषाओं का अध्ययन किया है
स्पेसशिप उस चांद पर उतारने लगते हैं। तभी डॉक्टर हॉलोवे की नज़र एक स्ट्रक्चर पर पड़ती है। वह स्ट्रक्चर किसी भी तरह से कुदरत का बनाया हुआ नहीं लग रहा था। वह कैप्टन को स्पेसशिप वहीं पर उतारने के लिए कहता है। वहाँ का वायुमंडल बिल्कुल पृथ्वी जैसा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 3% से ज़्यादा थी। इसलिए 2 मिनट भी सूट के बिना, यानी निश्चित मौत। अंधेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। डेविड सहित 6 लोगों का दल उस विशाल गुंबद जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दल में मौजूद जियोलॉजिस्ट बताता है कि वह स्ट्रक्चर अंदर से खोखला है। वह सभी उस स्ट्रक्चर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जियोलॉजिस्ट पूरे क्षेत्र की स्कैनिंग शुरू कर देता है, जिससे कि उसका एक 3D मैप शिप के अंदर बन सके और बाकी टीम भी उस जगह को देख सके। डॉक्टर हॉलोवे बताता है कि यहाँ बाहर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है। वह कहता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हवा को साफ कर रहा है। फिर वह अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वह जीवित था, तो बाकी सब भी अपना हेलमेट उतार देते हैं। डेविड को एक स्विच बोर्ड दिखाई देता है जिसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। वह उनमें अपनी उंगली चलाता है, जिसके बाद वहाँ एक होलोग्राफिक विजुअल्स नजर आने लगता है, जिसमें कुछ अनजान और विशालकाय जीवों का एक ग्रुप किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। दरअसल वह एक 3D रिकॉर्डिंग होती है। ये लोग उस विजुअल रिकॉर्डिंग का पीछा करते हैं और पाते हैं कि उनमें से एक आकृति दरवाजे पर जाकर गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उसका सिर दरवाजे के उस तरफ और बाकी का शरीर इस तरफ कट कर रह जाता है। जियोलॉजिस्ट उस विशालकाय प्राणी का शरीर देखकर घबरा जाता है और बायोलॉजिस्ट के साथ वहां से स्पेसशिप पर लौटने लगता है। डॉक्टर शॉ को कार्बन रीडिंग से पता चलता है कि उस विशाल जीव को मरे हुए तो लगभग 2000 साल गुजर चुके हैं। तब तक डेविड स्विच बोर्ड पर अपनी उंगली चलाकर दरवाजे को किसी तरह खोल देता है। उन्हें दूसरी तरफ सच में उस जीव का सिर पड़ा हुआ मिलता है और मिलती है विशालकाय चेहरे की एक मूर्ति जो उस कमरे में मौजूद थी। पूरे कमरे में बहुत सारे सिलेंड्रिकल बर्तन जमा कर रखे हुए थे। जमीन पर केंचुए जैसे जीव भी दिख रहे थे। उस विशालकाय कमरे के छत पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी, लेकिन उन लोगों के वहां आने से कमरे में बदलाव आना शुरू हो गया था। वहां रखे हुए सिलेंड्रिकल बर्तनों में रखे लिक्विड पिघलने लगे थे और उनके अंदर से एक काले रंग का द्रव्य बहने लगा था। छत पर लगे पेंटिंग्स भी खराब होने लगे थे। इसके बाद डॉक्टर शॉ समझ जाती है कि उनके यहाँ आने पर कमरे का टेम्परेचर बदल गया है। वह सभी को जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है और उस कटे हुए शेर को अपने साथ ले जाने के लिए उसे एक बड़े से पॉलिथीन बैग में डाल देती है। तभी कैप्टन सभी को सूचित करता है कि एक तूफान आने वाला है, इसलिए तुरंत स्पेसशिप पर सभी लोग लौट आए। डॉक्टर शॉ कैप्टन से और वक्त मांगती है, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें सिर्फ 15 मिनट की मोहलत देती है, जिसके बाद वह सब स्पेसशिप का दरवाजा बंद करने वाले थे। इधर डेविड सबसे छिपकर धीरे से एक सिलेंड्रिकल बर्तन को अपने बैग में डाल लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वे सभी लोग तेजी से स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर तूफान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उनके पीछे आ रहा होता है। वह लोग स्पेसशिप पर बस पहुंच ही पाते कि तभी उनके बैग से एलियन का सिर नीचे गिर जाता है। उस सिर को उठाने के चक्कर में डॉक्टर शॉ तूफान में कूद जाती है। डॉक्टर हॉलोवे डॉक्टर शॉ को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। तभी डेविड आकर उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि स्पेसशिप पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट तो स्पेसशिप पर लौटे ही नहीं हैं। असल में वे दोनों उस ग्रुप में रास्ता भटक गए थे। कैप्टन उन दोनों को मैसेज करता है कि तूफान के कारण उन दोनों को रात इसी स्ट्रक्चर में गुजारनी होगी। इधर स्ट्रक्चर के अंदर उन दोनों को एलियन की लाशों का ढेर मिलता है। यह लाशें 2000 साल पुरानी थी। इधर स्पेसशिप पर डॉक्टर्स एलियन के सिर का एनालिसिस करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिसे वह उस एलियन का सिर समझ रहे हैं वह तो बस हेलमेट है। उस एलियन का सिर उस हेलमेट के अंदर होता है। उसके सिर की और जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि वह किसी वायरस से इन्फेक्टेड था। उस वायरस के बारे में और जानने के लिए वे लोग उस वायरस को सक्रिय करते हैं। इसके आगे वे और जांच पड़ताल कर पाते। इन्फेक्शन के कारण उस एलियन का शरीर
जोरदार हरकत से फट जाता है। एलियन के डीएनए की जांच करने के बाद पता चलता है कि एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से हूबहू मैच करता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि एलियन ही हमारे पूर्वज हैं। यही वे एलियन इंजीनियर हैं जिन्हें ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। इधर डेविड अपने साथ लाए हुए सिलेंडर को खोलकर उसके अंदर रखे लिक्विड का एक छोटा सा सैंपल निकाल लेता है। फिर वह उस सैंपल को डॉक्टर हॉलोवे की ड्रिंक में मिला देता है। इस बात से अनजान डॉक्टर हॉलोवे वह ड्रिंक पी जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हॉलोवे डॉक्टर शॉ से मिलने जाता है। डॉक्टर शॉ उसे बताते हैं कि इंसान इन एलियन इंजीनियर के ही बच्चे हैं। बच्चों का जिक्र आने के कारण डॉक्टर शॉ रोने लगती है, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन के कारण वह कभी मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टर हॉलोवे उसे मनाने की कोशिश करता है और फिर दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। इधर बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट घूम फिरकर इसी कमरे में आ जाते हैं जहां ढेर सारे सिलेंडर रखे हुए थे। अचानक उन्हें उस लिक्विड में से एक विचित्र सांप जैसा दिखने वाला जीव नजर आता है। दरअसल यह जीव कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं लिक्विड से पैदा हुआ एक बायोलॉजिकल जीव था, जो इस ब्लैक लिक्विड के संपर्क में आकर इस तरह के जीव में बदल गया था। बायोलॉजिस्ट उस सांप के करीब जाकर उसे देख रहा होता है। तभी अचानक वह जानवर उस पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जियोलॉजिस्ट उसे बचाने के चक्कर में उस जीव के शरीर को काट देता है, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला ब्लड एसिड जैसा होता है। वह उस बायोलॉजिस्ट के सूट को पिघला देता है और हम देखते हैं कि उस सांप जैसे दिखने वाले जीव का कटा हुआ शरीर दोबारा से उग जाता है और वह जीव बायोलॉजिस्ट के सूट के अंदर घुस जाता है। इस हादसे में उन दोनों लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर दिखाया जाता है कि स्पेसशिप में डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अपनी आंखों के अंदर एक छोटा सा जंतु दिखाई देता है। तूफान थम चुका था। बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप से भेजे गए किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए कैप्टन अपने दल के साथ रात में उन दोनों को लाने निकल पड़ता है। वे लोग उस स्ट्रक्चर में पहुंचकर उन दोनों की खोज शुरू करते हैं। दूसरी तरफ डेविड अकेले ही स्ट्रक्चर के दूसरे छोर पर चला जाता है। उसे कमरे के चारों तरफ हजारों सिलेंडर जमा कर रखे हुए मिलते हैं। सुपरवाइजर यह सब डेविड के सूट में लगे कैमरे के माध्यम से देख रही होती है। फिर डेविड को एक दूसरा कमरा नजर आता है। उस कमरे में प्रवेश करते ही डेविड अपना कैमरा बंद कर देता है। वो कमरा उन इंजीनियर्स का स्लीपिंग चेम्बर था, साथ ही इस पूरे जगह का कंट्रोल रूम भी। दूसरी तरफ कप्तान और उसकी टीम को बायोलॉजिस्ट की लाश मिलती है। जियोलॉजिस्ट उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तभी डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत और बिगड़ जाती है। वह सब तुरंत ही वहां से स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। इधर डेविड इंजीनियर के स्लीपिंग चेम्बर में होता है और वहां मौजूद कंट्रोल पैनल के कुछ बटन दबाता है, जिससे एक 3D रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वह रिकॉर्डिंग देखकर डेविड समझ जाता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर जाने वाले थे। तभी वह रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो जाती है और डेविड को पता चलता है कि उसमें एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है और वह लंबी और गहरी नींद में है। इधर स्पेसशिप तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर हॉलोवे का रूप बदलने लगता है। इन्फेक्शन के फैलने के डर से सुपरवाइजर उसे स्पेसशिप में आने से रोक देती है। डॉक्टर हॉलोवे का चेहरा और शरीर बुरी तरह से बिगड़ चुका था। डॉक्टर हॉलोवे को भी अब समझ आ चुका था कि वह इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है और सबके लिए खतरा बन चुका है। इसलिए वह खुद ही सुपरवाइजर की तरफ बढ़ता है और उसे जलाकर मार देने के लिए कहता है। हॉलोवे को खुद की तरफ बढ़ता देखकर सुपरवाइजर उसे जलाकर वहीं मार देती है। डॉक्टर हॉलोवे को जलते देखकर डॉक्टर शॉ बहुत ज्यादा उत्तेजित और दुखी हो जाती है। डॉक्टर शॉ को जब होश आता है तब डेविड उसे बताता है कि वह प्रेग्नेंट है, वह भी 3 महीने के गर्भ से। यह सुनते ही डॉक्टर शॉ सदमे में आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर हॉलोवे से उसका शारीरिक संबंध मात्र 10 घंटे पहले ही बने थे और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह कभी मां बन ही नहीं सकते थे। डेविड उसे बताता है कि यह कोई आम गर्भ नहीं है। डॉक्टर शॉ डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि वह उस गर्भ को उसके पेट से बाहर निकालने में मदद करे। डेविड यह कहते हुए साफ इनकार कर देता है कि उनके पास इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। फिर डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देता है। फिर कोई डॉक्टर शॉ को स्लीपिंग चेम्बर में ले जाने के लिए आता है। तभी वह किसी तरह वहां से भाग जाती है। वह सुपरवाइजर के चेम्बर में रखे मैटपॉट द्वारा
अपना ऑपरेशन खुद ही करती है। उस परजीवी को अपने पेट से बाहर निकालकर उसे निष्क्रिय कर देती है। इधर कैप्टन को सिग्नल मिलता है कि जियोलॉजिस्ट उनके स्पेसशिप के बाहर खड़ा हुआ है। जब कुछ लोग उसे देखने बाहर जाते हैं तब बुरी तरह से इन्फेक्टेड जियोलॉजिस्ट उन पर हमला कर देता है और कई क्रू मेंबर्स को मार देता है। कैप्टन किसी तरह उससे मुकाबला कर उसे मौत की घाट उतार देता है। उधर भागते भागते शॉ शिप के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पीटर वेलेंट को नींद की अवस्था में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, पीटर वेलेंट मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे और वो इसी स्पेसशिप के साथ यहाँ तक आए थे। उन्हें हाल ही में नींद से उठाया गया था ताकि वह उस इंजीनियर से मिल सके जिसे डेविड जिंदा सोता हुआ देखकर आया था। दरअसल पीटर वेलेंट ने मिशन पर इसलिए पैसे लगाए थे ताकि वह अपने निर्माता यानी इंजीनियर से मिलकर उनसे अमर बनने का तरीका पूछ सके। डॉक्टर शॉ भी उस इंजीनियर से मिलने के लिए तैयार होती है। तभी कैप्टन जाकर उसे बताता है कि यह प्लैनेट कोई इंजीनियर का घर नहीं है, यह तो शायद उनका मिलिट्री बेस है जहां पर ये लोग हथियार तैयार करते थे। वह ब्लैक लिक्विड उनके द्वारा बनाया हुआ कोई जैविक हथियार ही होगा जो किसी तरह उनके काबू से बाहर हो गया और यहाँ मौजूद सभी इंजीनियर के मरने का कारण बना। सुपरवाइजर जो असल में पीटर वेलेंट की बेटी थी, जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइजर डॉक्टर वेलेंट की ही बेटी थी। वो पीटर के उस इंजीनियर से मिलने के खिलाफ होती है। उसे लगता है कि यह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पीटर वेलेंट उसकी कोई बात नहीं मानता। जाने से पहले डॉक्टर शॉ डेविड से पूछता है कि अगर पीटर को कुछ हो गया तब उसे प्रोग्राम कौन करेगा। डेविड कहता है कि तब तो वह आजाद हो जाएगा। फिर डेविड डॉक्टर शॉ और अन्य लोगों के साथ पीटर को लेकर इंजीनियर के स्लीपिंग चेम्बर में जाते हैं। तब कैप्टन उस गुफा का 3D मैप एनालाइज कर रहा होता है। तब उसे समझ में आता है कि दरअसल वह गुफा उन एलियंस का स्पेसशिप है। उधर डेविड सबको बताता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। दरअसल वह पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत करने जाने वाले थे और नए क्रिएशन से पहले उसमें मौजूद पहले के जीवन को खत्म करके पृथ्वी पर नया जीवन बनाना चाह रहे थे। इसके लिए वह मनुष्य जाति को मिटाना चाहते थे, क्योंकि शायद मनुष्य जाति वैसी नहीं निकली जैसी वे इंजीनियर चाहते थे। एक तरह से इंसान उन इंजीनियर्स का कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे। फिर डेविड इंजीनियर को लंबे गहरी नींद से जगाता है। कई प्राचीन भाषाओं को सीखने के बाद डेविड अब उस इंजीनियर से बात कर सकता था। पीटर के कहने पर डेविड उस इंजीनियर से पूछता है कि बुढ़ापे के बाद मौत से कैसे बचा जा सकता है। फिर वेलेंट खुद ही उससे अपनी भाषा में बात करता है और पूछता है कि इस रोबोट को यानी डेविड को मैंने बनाया है। हम दोनों ईश्वर हैं जो जीवन की रचना कर सकते हैं और ईश्वर कभी नहीं मरते। तो तुम मुझे बताओ कि मैं अमर कैसे बनूं, क्योंकि मेरा शरीर मर रहा है। यह सारी बातें वह इंजीनियर सुन रहा था। फिर इंजीनियर प्यार से डेविड के सिर पर अपना हाथ फेरता है और अचानक से डेविड का सिर धड़ से अलग करके बाकी सभी को जान से मारने लगता है। सिर्फ डॉक्टर शॉ वहां से जान बचाकर भाग पाती है। फिर एलियन उस शिप के कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करता है और उस स्पेसशिप का कोऑर्डिनेट पृथ्वी के लिए सेट करता है और स्पेसशिप से पृथ्वी पर जाने के लिए उड़ान भरता है ताकि वह पृथ्वी पर जीवन को मिटा सके, यानी वह अपना अधूरा मिशन पूरा कर सके। डॉक्टर शॉ यह बात कैप्टन को बताती है। वो कहते हैं कि उन्हें इंजीनियर के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर जाने से रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि उनका जहाज कोई जंगी जहाज नहीं है, पर डॉक्टर शॉ कैप्टन से कहती है कि हर हाल में उसे उस इंजीनियर को पृथ्वी की ओर उड़ान भरने से रोकना होगा। कैप्टन अपने क्रू को तुरंत सुपर इंजन को शुरू करने के लिए कहता है ताकि उनका स्पेसशिप गोली के समान तेज गति से उड़ान पकड़ सके। सुपरवाइजर कहती है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना है, यह स्पेसशिप उसका है और इसलिए यहाँ उसी की चलेगी। कैप्टन सुपरवाइजर से कहता है कि वह उसकी लाइफ चेम्बर सतह पर उतार देगा जिससे वह 2 साल तक जिंदा रह सकती है। इन लोगों को जिद पर अड़े देख सुपरवाइजर तुरंत ही लाइफ चेम्बर में जाने के लिए भागती है। कैप्टन बाकी क्रू मेंबर्स को भी लाइफ चेम्बर में जाने की हिदायत देता है, लेकिन कोई और नहीं जाना चाहता और वह सब कैप्टन के साथ पृथ्वी को बचाने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की
आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। इधर इंजीनियर का अंतरिक्ष यान अपनी उड़ान भरना शुरू कर चुका था। कैप्टन पहले लाइफ पोर्ट्स को स्पेसशिप से अलग कर सतह पर रिलीज करता है और उसके बाद सुपरवाइजर को भी उसके लाइफ चेंबर सहित जमीन पर उतार देता है। उसके बाद कैप्टन और उसके क्रू मेंबर्स प्रोमीथियस शिप को बहुत तेजी गति से उड़ाकर उस एलियन स्पेसशिप से जाकर टकरा देते हैं, जिससे इंजीनियर का अंतरिक्ष यान भारी विस्फोट के साथ तबाह हो जाता है। वह शिप जमीन पर गिरते हुए अपनी चपेट में सुपरवाइजर और डॉक्टर शॉ को भी ले लेता है। सुपरवाइजर वहीं मारी जाती है, लेकिन डॉक्टर शॉ किसी तरह उसकी चपेट में आने से बच जाती है। लेकिन उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। वह ऑक्सीजन लेने के लिए कैप्टन द्वारा इजेक्ट किए हुए लाइफ बोर्ड में जाती है। वहाँ उसे एक विशाल परजीवी एलियन दिखता है। वह खाली मेटपॉड को देखकर समझ जाती है कि वह वही परजीवी एलियन है जो दरअसल उसकी गर्भ से निकला था। वह उसके गर्भ से निकलकर मरा नहीं था, बल्कि और भी बड़ा हो गया था। फिर डॉक्टर शॉ को वायरलेस रेडियो में डेविड की आवाज सुनाई देती है। वह उसे बताता है कि इंजीनियर उसे मारने आ रहा है। फिर इंजीनियर डॉक्टर शॉ पर हमला कर देता है। तभी डॉक्टर शॉ ऑक्टोपस के कमरे के दरवाजे को खोल देती है, जिससे वह ऑक्टोपस इंजीनियर पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच से डॉक्टर शॉ किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर अपनी जान बचाकर भागती है। डॉक्टर शॉ हिम्मत हार चुकी थी। वह डॉक्टर हॉलवे को याद करके रोने लगती है। तभी डेविड की आवाज फिर से वायरलेस रेडियो पर आती है। डेविड डॉक्टर शॉ से मदद मांगता है। डॉक्टर शॉ पूछती है कि भला हुआ उसकी मदद क्यों करे। तब डेविड उसे बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एलियन स्पेसशिप हैं और उसे उड़ाना सिर्फ वही जानता है। डॉक्टर शॉ न चाहते हुए भी डेविड की मदद करने के लिए पहुंच जाती है। डेविड बताता है कि एक बार वह नए एलियन स्पेसशिप पर पहुंच जाए तो फिर वह पृथ्वी पर लौटने का रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। डॉक्टर शॉ कहती है कि वह वापस पृथ्वी पर नहीं लौटना चाहती, बल्कि वह वहां जाना चाहती है जहां से इंजीनियर आए थे। डेविड इसकी वजह पूछता है। डॉक्टर शॉ कहती है कि पहले इंजीनियर ने उन्हें बनाया, फिर मारने की कोशिश की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वह इसकी वजह जानना चाहती है। डॉक्टर शॉ पृथ्वी पर अपना मैसेज भेजती है कि प्रोमीथियस शिप और उसका पूरा क्रू मेंबर खत्म हो चुके हैं और जो भी पृथ्वी में इस मैसेज को सुन रहा है वह यहाँ इस चांद पर का आने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मौत है। फिर डेविड और डॉक्टर शॉ उस ग्रह के लिए उड़ान भरते हैं जहाँ से वह इंजीनियर आए थे। तभी इधर लाइफ पॉड में इंजीनियर की छाती फाड़कर एक नए तरह का एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है। वह भयंकर आवाज में चीखता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।